हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MIIT कॉमर्स क्लासेस। और आज हम आपके लिए पूरी इकोनॉमिक्स का वीडियो लेके आए हैं जो आपका पेपर इकोनॉमिक्स का होने जा रहा है। उसके लिए संपूर्ण निचोड़ एक मैराथन की क्लास चल रही है जिसमें आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चंस को शामिल किया है चैप्टर वाइज जो आपके पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। आइए चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, खाकी हो जाए कंटिन्यू। तो यहां हम बात कर रहे हैं आपकी मानवीय क्रियाएं किसे कहते हैं। तो देखो मानवीय क्रियाएं क्या होती है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, उन सभी क्रियाओं को मानवीय क्रियाएं कहते हैं। क्या बताए, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, उन सभी क्रियाओं को मानवीय क्रियाएं कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है कि मानवीय क्रियाएं किसे कहते हैं। आपका आंसर हो गया जैसे खेत में मजदूरों का काम करना, कारखानों में शिक्षक का पढ़ाना, ये क्या है, मानवीय क्रियाएं हैं। अलग अलग तरह की प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए कार्य करता है। तो मानवीय क्रियाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली होती है आर्थिक क्रियाएं और दूसरी होती है अनार्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, देखिए आर्थिक क्रियाएं भी क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य धन कमाने के लिए करता है। किसके लिए करता है, धन कमाने किसे संबंधित होती है, धन कमाने के लिए करता है, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे किसान द्वारा खेतों में काम करना, मजदूरों का कारखानों में काम करना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका अनार्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं। देखिए अनार्थिक क्रियाओं का आशय या गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य धन कमाने के लिए ना करके बल्कि समाज सेवा या अपनी आत्म संतुष्टि के लिए करता है। किसके लिए करता है, आत्म संतुष्टि के लिए करता है। तो उन्हें अनार्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे मंदिर में पूजा करना, मां द्वारा बच्चों का पालन पोषण करना आदि, ये हमारी कैसी थी, गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं आगे आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। देखिए आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण में क्या है, सबसे पहला पॉइंट आता उपभोग, उत्पादन, विनिमय। अब विनिमय को दो भागों में बांटा गया है, कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। वस्तु की कीमत निर्धारण और दूसरा है साधन कीमत निर्धारण। ठीक, फिर आता है वितरण, फिर आता है निवेश। ये हमारी पांच कैसी हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं। अब यहां बात करते पहली आर्थिक क्रिया की, उपभोग किसे कहते हैं। उपभोग वह आर्थिक क्रिया होती है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है, तो उसे उपभोग कहा जाता है। जैसे भोजन करना, कपड़े पहनना आदि। फिर हम बात करते हैं उत्पादन किसे कहते हैं। उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत किसी कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, उसे उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे उत्पादन कहा जाता है। यहां नंबर हमारा 06 होना चाहिए। जैसे दर्जी द्वारा कपड़ों को काटकर सिलाई करके शर्ट बनाना आदि। अब हम बात करते हैं विनिमय। देखिए
यहां विनिमय की बात करें तो विनिमय वह आर्थिक क्रिया होती है, विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन के किसी साधन का क्रय विक्रय किया जाता है, तो उसे विनिमय कहा जाता है। क्या बताए? विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसमें उत्पादन के किसी साधन का क्रय विक्रय किया जाता है, तो उसे हम विनिमय कहते हैं। अब आता है यहां पर निवेश किसे कहते हैं? निवेश वह आर्थिक क्रिया होती है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से होता है। निवेश कैसी आर्थिक क्रिया है? वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से होता है। जैसे कपड़े सिलने के लिए सिलाई मशीन का उत्पादन निवेश है। फिर आता है वितरण। वितरण वह आर्थिक क्रिया होती है जिसमें उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयोग से जो उत्पादन या आय सृजित की होती है उसको विभिन्न साधनों में उनके प्रतिफल के रूप में बांटना ही वितरण का अध्ययन है, यह अध्ययन कहलाता है। इसमें लाभ, लगान, ब्याज, मजदूरी और वेतन आदि का अध्ययन किया जाता है। तो अब इस तरीके से हमने पांचों आर्थिक क्रियाओं का बारे में पढ़ा। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्पादन के एजेंट कौन कौन होते हैं। तो देखो उत्पादन के 5 एजेंट होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमिता। यानी जो साहसी होता है, उद्यमी होता है, वो ये हमारे उत्पादन के कौन होते हैं? एजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अब देखिए यहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जो माइक्रो से बना है। किससे बना है? माइक्रो से बना है। यहां पर क्या आएगा? माइक्रो से बना है जिसका अर्थ है सूक्ष्म। जिसका अर्थ क्या है? सूक्ष्म या छोटा। अब हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किसका किया जाता है? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से व्यक्तिगत आय, उत्पादन और उपभोग आदि घटकों की व्याख्या की जाती है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत आय, उत्पादन और उपभोग आदि घटकों की व्याख्या की जाती है। अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन इसके अंतर्गत कैसे होता है? अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बाजार की शक्तियों, मांग एवं पूर्ति के संतुलन के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान्यता। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है उसके अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित सीमाएं बताई गई हैं। पहला है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं। तो इसमें क्या बताया? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करता। इसकी पहली सीमा यह है कि इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू न होना। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन
किया जाता है, इसलिए यह समग्र पर लागू नहीं होता है। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था पर केवल एक व्यक्ति की इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म हो गया, एक व्यक्ति हो गई, एक उपभोक्ता हो गया, उसका अध्ययन किया जाता है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होता। विश्लेषण करने में अपर्याप्त, आर्थिक विश्लेषण का अपर्याप्त विश्लेषण ही कर पाता है। यानी अगर हम पूरे देश की इकोनॉमी का विश्लेषण करें तो इससे अपर्याप्त ही आंकड़े मिलेंगे। अवास्तविक मान्यताएं, इसके अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण पूर्ण रोजगार जैसी काल्पनिक मान्यताओं पर आधारित है, क्योंकि पूर्ण रोजगार का विचार इस वास्तविक जगत में दिखाई नहीं देता। यह मानता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में हर एक व्यक्ति काम पर लगा हुआ है, कोई भी बेरोजगार नहीं है, ऐसा मुश्किल है। तो यह कोरी कल्पना मानी जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के मैक्रो से बना, जिसका अर्थ होता है बड़ा, व्यापक और समग्र। इन तीनों में से किसी को बोल सकते हैं। फिर इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल आय, कुल बचत, कुल विनियोग आदि। इसमें भुगतान से तथा भुगतान संतुलन से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं, प्रोफेसर चैम्बरलिन ने इसकी परिभाषा क्या दी है। समष्टि अर्थात समग्र संबंधों का अध्ययन करता है। फिर नेक्स्ट है, प्रोफेसर सुल्ज ने क्या बताया है कि व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण करना है। अब यहां पर देखो, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको ये डेफिनेशन दी होती है और निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस बात को भी जिक्र कर लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रोफेसर चैम्बरलिन ने क्या बताया है, सुल्ज ने क्या बताया है, इस बात को गौर से सुने। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। तो देखो यहां बात कर रहे हैं हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो पहला, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। फिर आता है समष्टि के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति और व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करता है, यह होता है। इसमें समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। इसमें एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है। इसमें सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक पॉइंट क्वेश्चन बनता है कि कीमत सिद्धांत को किसके अंतर्गत किस दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक, तो व्यष्टि अर्थात आय और रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को। ठीक, तो ये 4 पॉइंट हैं आपके दोनों में अंतर के लिए। फिर आता है आपका सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। देखिए, सकारात्मक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो तथ्यों का उसी रूप में अध्ययन करता है, किसी समस्या का उसी रूप में अध्ययन करता है जिसमें वह पाए जाते हैं। यहां इस प्रकार का निर्णय या सुझाव नहीं देता है कि क्या सही और क्या गलत है। यह कारण और परिणाम के संबंध का विश्लेषण करता है। जैसे भारत में बेरोजगारी की समस्या है, क्या बता रहा है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र में
किसी भी तथ्य का उसी रूप में अध्ययन किया जाता है जिसमें वह पाए जाते हैं। यहां पर इसमें किसी प्रकार का सुझाव या निर्णय नहीं देता है कि क्या सही और क्या गलत है। यहां कारण और परिणाम के संबंध का विश्लेषण करता है, जैसे भारत में बेरोजगारी की समस्या है। अब यहां वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है? देखो, वास्तविक अर्थशास्त्र और एक होता है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। यानी वास्तविक अर्थशास्त्र को ही हम सकारात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। देखो, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो क्या है से संबंधित होती है उसे हम वास्तविक अर्थशास्त्र, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र वह शाखा है जो क्या होना चाहिए से संबंधित है। इसमें क्या है और क्या होना चाहिए से संबंधित होती है। यह मूल निर्णय नहीं देता है, यह मूल निर्णय देता है। इसकी वास्तविकता आंकड़ों से जांच की जाती है, इसकी वास्तविक आंकड़ों से जांच की जा सकती है, इसके विवरणों से जांच नहीं की जा सकती है। इसकी जो जांच है वो विवरणों से नहीं की जा सकती है। यह तथ्यों पर आधारित है एवं सुझाव देने वाला नहीं है, यह सुझाव देने वाला है। उदाहरण, भारतीय अर्थव्यवस्था में आय वितरण में असमानताएं हैं, तो ये क्या है? ठीक, इससे संबंधित है। उदाहरण, अर्थव्यवस्था में असमानता कम की जानी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए से संबंधित होता है। तो ये दोनों में अंतर है, जिसके 5 पॉइंट हमने अभी आपको समझाए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहां पे आता है चैप्टर नंबर 2। कुछ बुक्स में आपको एक ही बुक्स में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं, देखिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था का आशय किसी देश की वह व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का आशय किसी देश की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है तथा लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं, तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है तथा लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं, तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य रूप हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं विश्व में। तो हम यहां बात करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, उसे हम निजी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें उत्पादन का जो कार्य होता है वो निजी लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं। तो दोबारा हम समझा रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, अर्थात उत्पादन का कार्य निजी लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, पहला उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व, उत्पत्ति के समस्त साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। दूसरा है निजी हित के लिए उत्पादन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का कार्य होता है वो निजी हित के लिए किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों को व्यवसाय की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, चुनने की, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। दूसरा, सरकार का हस्तक्षेप न होना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का जो हस्तक्षेप होता है बहुत ही कम रहता है और आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध भी नहीं होता है। अब बात करते, दूसरा पॉइंट है आपका क्वेश्चन कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं।
दूसरा है क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, अर्थात उत्पादन का कार्य समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, उत्पादन का कार्य समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला पॉइंट है उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर समाज का किसका? समाज का अधिकार होता है, यानी समाज कल्याण के उद्देश्य से कार्य किया जाता है। अब आता है उत्पादन का कार्य समाज कल्याण के लिए। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता का ना होना, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता की कमी होती है, क्योंकि उत्पादन संबंधी समस्त निर्णय कौन? सरकार या केंद्रीय योजना के तहत लिए जाते हैं। प्रतियोगिता का ना होना, समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता की कमी पाई जाती है, क्योंकि इसमें निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है? प्रतियोगिता की कमी पाई जाती है। फिर बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिला जुला रूप पाया जाता है, अर्थात इसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? पहला पॉइंट है निजी और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब होता है दोनों का मिला जुला रूप होना, है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं दोनों का कैसा मिला जुला रूप देखने को पाया जाता है, या देखने में मिलता है, मिला जुला रूप पाया जाता है। फिर आता है आर्थिक नियोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का कार्य केंद्रीय योजना के अंतर्गत किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का कार्य केंद्रीय योजना के अंतर्गत किया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाई जाती है। निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है। क्षेत्रीय संतुलन, इसके अंदर क्या है? क्षेत्रीय संतुलन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार उन क्षेत्रों को भी विकसित करना चाहती है जहां पर क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आर्थिक समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है देश की कि आर्थिक समस्या क्या है। मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित हैं, और साधन कैसे हैं? सीमित हैं। इन सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं हो पाती है, अतः सीमित साधनों से असीमित आवश्यकता की पूर्ति के लिए चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। चयन की समस्या ही क्या कहलाती है? आर्थिक समस्या कहलाती, क्योंकि साधन कैसे है? सीमित, लेकिन मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित। तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साधनों का चुनाव करना पड़ता है। चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। अब आर्थिक समस्या के कारण क्या क्या हो सकते हैं?
देखिए, आवश्यकता की पूर्ति के साधनों का सीमित होना। भाई बात क्या है कि आवश्यकता की जो पूर्ति के साधन है वो कैसे असीमित है? आवश्यकताओं का असीमित होना। आवश्यकताएं कैसी असीमित है? आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। देखो, हर व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है वो तीव्र होती है, अंतर होता है तीव्रता में। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को प्यास लगी है ना, तो उस व्यक्ति के लिए पानी की तीव्रता में, यानी पानी के लिए पानी की आवश्यकता होगी ना। अब पानी की जब आवश्यकता होगी और दूसरा व्यक्ति से पानी नहीं चाहिए, है ना, तो ऐसी स्थिति में दोनों व्यक्तियों की तीव्रता में अंतर हो सकता है। वैकल्पिक प्रयोग, यानी कि कुछ वस्तुओं के क्या हो सकते हैं? वैकल्पिक प्रयोग होना। चुनाव या चयन की समस्या, ये हमारी आर्थिक समस्या के 5 कारण हैं। जो आवश्यकता की पूर्ति के साधन है वो सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर है, वैकल्पिक प्रयोगों का होना, चुनाव या चयन की समस्या। फिर यहां बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है। ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर देते हैं कि दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है, स्पष्ट कीजिए। तो यहां पहला कथन है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। साधनों की दुर्बलता है, साधनों की दुर्लभता है, परंतु इस दुर्लभ साधनों में से किसका चयन किया जाए, यह समस्या जन्म लेती है। सबके पास साधन कैसे होते हैं? सीधा। तो यह बात कर रहे हैं, यह कथन सत्य है कि साधनों की दुर्लभता है, परंतु इन दुर्लभ साधनों में से किसका चयन किया जाए, यह समस्या जन्म लेती है। दुर्लभता ही चयन की समस्या का मूल कारण है। जो साधन होते हैं वो हर व्यक्ति को इजीली अवेलेबल नहीं है, सबके लिए उपलब्ध नहीं है। तो वो व्यक्ति, अगर मान लो सारे व्यक्ति एक दिन ये कहें कि हम दूध पिएंगे, तो शायद दूध सबके लिए अवेलेबल ना हो। अब सब लोग ये कहें कि मैं तो अरहर की दाल ही खाऊंगा, तो शायद पिछले 2-4 साल के लिए अरहर की दाल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब किसी के घर मटर टमाटर आलू है, किसी के यहाँ मतलब अलग अलग चीज की डिमांड होती है। अब सारे लोग ये कहें कि मान लो हम तो कार से जाएंगे, हम बस से नहीं जाएंगे, हम पैदल नहीं जाएंगे, हम ऑटो से नहीं जाएंगे, तो ऐसी व्यवस्था क्या समस्या समाधान हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यहां पर जो चयन की समस्या है वही साधनों की दुर्लभता है। ये साधन दुर्लभ हैं, परंतु इनका वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है। अब कुछ लोग मेट्रो से निकल गए, कुछ टेम्पो से निकल गए, कुछ कार से निकल गए, कुछ एरोप्लेन से निकल गए, कुछ ट्रेन से निकल गए, है ना, अलग अलग, कुछ पैदल निकल गए। तो सबके लिए क्या है? साधन तो उपलब्ध नहीं कि हम सब हेलीकॉप्टर से जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे ये साधन कैसे हैं? दुर्लभ है, परंतु इनका वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है। इन साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एवं समाज को संसाधनों के प्रयोग का चयन करना पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहले 3 का आता था, अब 4 का कर दिया। तो शॉर्ट, बिल्कुल वेरी शॉर्ट वाला, कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख समस्याएं हैं। पहला है, क्या उत्पादन किया जाए?
दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए, क्या, कैसे और किसके लिए। क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो ये हमारी जो समस्या है वो यही उत्पन्न होती है कि यही केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं। तो यहां बात कर रहे हैं कि क्या उत्पादन किया जाए। तो देखिए, पहला पॉइंट है क्या उत्पादन किया जाए। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। किसी प्रत्येक अर्थव्यवस्था में यह निर्णय करना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। एक अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना पड़ता है कि वह उपभोग वस्तुओं, निजी वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करे या और कितनी मात्रा में उत्पादन करे और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, यह निर्णय लेना पड़ता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है उत्पादन कैसे किया जाए। एक अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी समस्या यह होती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। वास्तव में यह तकनीक के चयन की समस्या है। एक अर्थव्यवस्था में क्या है, दूसरी समस्या यह होती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। वास्तव में तकनीक के चयन की समस्या है। वैसे उत्पादन की मुख्य दो तकनीकें होती हैं। पहला है श्रम प्रधान तकनीक, दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक। यदि वस्तुओं का उत्पादन श्रम प्रधान तकनीक द्वारा किया जाए तो वस्तु की लागत बढ़ जाएगी, और यदि पूंजी प्रधान तकनीक से करते हैं तो अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो अब यहां पर देखो दो चीजें हैं कि यदि अगर हम लोगों तो चयन की समस्या है। वैसे उत्पादन की समस्या, वैसे उत्पादन की मुख्य दो तकनीकें हैं। तो पहला क्या है, श्रम प्रधान तकनीक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, श्रम प्रधान तकनीक होनी चाहिए। दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक। अगर वस्तुओं का उत्पादन, यदि वस्तुओं का उत्पादन श्रम प्रधान तकनीक के द्वारा किया जा रहा है तो वस्तु की लागत बढ़ जाती है, और यदि पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करते हैं तो अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। फिर तीसरा पॉइंट आता है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था के सामने तीसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। यह समस्या समाज के सदस्यों के बीच आय के वितरण से होती है। किसके वितरण से होती है, आय के वितरण से। यानी इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमारे देश में इक्वल नहीं है। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, और किसी के लिए भोजन की 2 टाइम की वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। एक अर्थव्यवस्था संसाधनों की दुर्लभता के कारण सीमित मात्रा में ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को चयन करना पड़ता है कि वस्तुओं का उत्पादन अधिक अमीरों और कम गरीबों के लिए या अधिक गरीबों और कम अमीरों के लिए किया जाए। तो यानी कि देश में सरकार क्या करती है, अगर सारी फैसिलिटी गरीबों को दे दे तो अमीर क्या करेंगे, या सारी सुविधाएं अमीरों को दे दे तो गरीब कहां रहेंगे। तो यानी कि हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या होती है, आय के वितरण से संबंधित होती है। इसलिए समस्याएं अमीर और गरीबों के लिए, दोनों के लिए इस तरीके से बनाई जाती हैं। जैसे बड़े टायर वालों ट्रक के लिए बड़े अच्छे हाईवे बनाए जाते हैं, उसके साइड से फुटपाथ निकाल दी जाती है पैदल वालों के लिए। तो पैदल वाले गरीब हो गए और ये लोग जो ट्रक से जा रहे हैं, बस कार से जा रहे हैं, ये हो गए अमीर। तो यानी कि देखो सड़क तो दोनों के लिए बनाई गई, पैदल वाले के लिए बनाई गई फुटपाथ और दूसरे के लिए बनाई गई है बढ़िया। तो अब दोनों के लिए अर्थव्यवस्था का चयन, ये समस्या है कि अगर इस पर अगर अमीर गरीब चलने लगे तो कार से टक्कर लग सकती है, यहां से कार निकल नहीं सकती है। तो वैसे ही अर्थव्यवस्था में आय का जो वितरण है वो कैसा, असमान। तो सभी के लिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन करना संभव नहीं हो सकता, इसलिए चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
फिर यहाँ नेक्स्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। तो उत्पादन संभावना जो वक्र है वो क्या है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो किसी अर्थव्यवस्था में दो या दो से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है। एक अर्थव्यवस्था के अंदर यह माना जाता है कि केवल दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और उन दो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित जो संयोग होते हैं उनको प्रदर्शित करने वाली जो रेखा होती है उसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, जो यह प्रदर्शित करती है कि यदि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है, और यदि दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो पहली वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है, कम किया जाएगा। इसी कारण से उत्पादन संभावना वक्र का झुकाव ऊपर से नीचे दाहिनी ओर होता है। अब उदाहरण है, उत्पादन संभावना वक्र को हम निम्न तालिका के द्वारा समझा सकते हैं। तो ये कह रहा है प्रथम संयोग में प्रथम जो संभावना है, संपूर्ण साधनों का प्रयोग केवल गेहूं के लिए किया जाए तो मशीनों का उत्पादन शून्य होगा। दूसरे में ये कह रहा है, दूसरी संभावना में कि संपूर्ण साधनों का प्रयोग करके मशीन के लिए उत्पादन किया जाए तो गेहूं का उत्पादन कैसा होगा, शून्य होगा। तीसरी अवस्था में कुछ साधनों का प्रयोग गेहूं के लिए, कुछ साधनों का प्रयोग मशीन के लिए। जैसे आपका एक पेट है, ये पेट है ना, तो ये हमारी मान लो सपोज दैट एक किसान के पास इतनी मात्रा में खेत है ना, अब वो इसमें ही वस्तुओं का उत्पादन करे। अब सपोज दैट मान लो धीरे धीरे ग्रीन ग्रास मतलब हरी घास उगा रहा है, इधर मान लो उसने कुछ और उगा दिया, तो अब इसमें अगर इसका उत्पादन बढ़ाएगा तो इसका उत्पादन कैसा होता जाए, कम होता जाएगा। और एक ऐसी स्थिति होगी पूरे खेत में एक ही वस्तु का उत्पादन करेगा, दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो आइए टेबल क्या कहती है, देखिए संभावना ए बी सी डी ई एफ दी हुई है। गेहूं का उत्पादन 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और मशीन है जो पूंजीगत वस्तु है 30, 28, 24, 18, 30, 10। ठीक, जब हम वस्तु गेहूं का उपयोग 0 उत्पादन कर रहे थे तो मशीनों का उत्पादन 30 हो रहा था। फिर मैंने इसमें कमी की, इसकी मात्रा को बढ़ा दिया, इसमें और कमी की, इसकी मात्रा और बढ़ गई, इसमें और कमी की, इसकी मात्रा और बढ़ गई, इसमें और कमी की, इसकी मात्रा और बढ़ गई, इसका उत्पादन हमने शून्य कर दिया, इसका उत्पादन 5 हो गया। ठीक, तो यहां पर देखो इसमें और इसमें कितने का अंतर आया, 2 इकाई का आया। यहां कितने का उत्पन्न आया, 4 का, यहां 6 का। ठीक, फिर यहां से यहां तक 8 का, यहां से यहां तक 10 का। तो इसकी 1 इकाई को बढ़ाने, इसकी 2 इकाइयां कम हुई, इसकी 1 इकाई बढ़ा 4 हुई, तीसरे में 6, इसमें 8 और इसमें 10। एक का उत्पादन प्राप्त करने के लिए दूसरे को हमें त्यागना पड़ता है। अब देखो उत्पादन संभावना वक्र किस तरीके से बनाया गया है यहां पर। तो यहां जैसे ये 30 दिया था तो 0 हो गया, 28 था तो 1 हो गया, 24 था तो 2 हो गया, 18 था तो 3 हो गया, 10 था तो 4 हो गया और 0 पे 5 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र जो है वो तैयार हो जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र की कुछ मान्यताएं होती हैं जिनके आधार पर ये वक्र काम करता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी मान्यताएं हैं। पहली मान्यता क्या है, अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन X और Y का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन के सभी साधन कैसे हैं, निश्चित और स्थिर हैं। तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग किया जा रहा है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जा रही है, कोई भी बेरोजगार नहीं है। साधन पूर्णतः गतिशील है, एक को कम करके दूसरे को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन के सभी साधन कैसे हैं, निश्चित और स्थिर हैं। साधनों का कुशलतम प्रयोग किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जा रही है। पूर्ण साधन पूर्ण से कैसे हैं, गतिशील। एक साधन का प्रयोग हम दूसरे की जगह कर सकते हैं, एक को कम करके दूसरे को बढ़ा सकते हैं।
अब यहां आता है उत्पादन संभावना वक्र की कुछ क्या है विशेषताएं हैं। उत्पादन संभावना वक्र की कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता क्या है, देखो उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होते हैं। क्वेश्चन यहां बनता है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है, नतोदर होता है, उत्तोदर होता है, इनमें से कोई नहीं है ना, तो कैसा होता है, नतोदर होता है। अब उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों गिरता हुआ होता है? वक्र का ढाल ऋणात्मक और बाएं से दाएं नीचे गिरने का मुख्य कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। दोनों वस्तुओं x और y में से x वस्तु का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब y वस्तु के उत्पादन में कमी की जाए। यानी x वस्तु का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब y वस्तु में उत्पादन में कमी की जाए, और y का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब x में कमी की जाए। फिर आता है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होते हैं। वो सभी उत्पादन संभावना वक्र अपने मूल बिंदु की ओर नतोदर होते हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि यदि x वस्तु का उत्पादन जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, y वस्तु का उत्पादन तैसे तैसे कम करना पड़ता है। x वस्तु के अधिक उत्पादन के लिए y वस्तु की प्रत्येक इकाई का जितना त्याग करना पड़ता है, इस कारण उत्पादन संभावना वक्र का ढाल मूल बिंदु की ओर नतोदर होता जाता है। अब यहां बात करें उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव कैसे कैसे होता है। देखो उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव कैसे होता है, साधनों में परिवर्तन करके होता है, तकनीक में परिवर्तन करके होता है। साधनों में वृद्धि की जा सकती है, साधनों में कमी की जा सकती है। एक्स वस्तु के लिए अधिक कुशल तकनीक कर सकते हैं, वाई वस्तु के लिए अधिक कुशल तकनीक कर सकते हैं, और दोनों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव की बात करते हैं। यहां हम साधनों में परिवर्तन करके कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर कैसे हो सकता है, साधनों में वृद्धि करते हैं। साधनों में वृद्धि होने पर दोनों ही वस्तुओं x और y के उत्पादन में वृद्धि संभव है, और उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर दाईं ओर खिसक जाता है। देखो दोनों में, अगर पहले हम वस्तु का उत्पादन ये थी हमारे पास साधन, अब हमने दोनों में बढ़ा दिया तो दोनों में साधनों में वृद्धि हो गई है ना। साधनों में कमी कर दी जाए या दोनों में साधन में कमी कर दी जाए, पहले हमारे पास ये साधन थे, अब हमने कमी कर दी तो हमारे पास अब ये साधन आ गए, है ना। बढ़ेगा तो उधर जाएगा, कमी होगी तो इधर आएगा अंदर की तरफ। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगर हम कुशल तकनीक का प्रयोग करें। अब इस तकनीक में परिवर्तन करके कैसे उपयोग कर सकते हैं, देखो अगर हम y वस्तु में तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं करते, x वस्तु की कर रहे हैं, तो इसमें उत्पादन में वृद्धि हो जा रही है। ठीक, दूसरा है अगर हम y वस्तु में उत्पादन वृद्धि कर रहे हैं तो x वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। ठीक, एक ही वस्तु के उत्पादन में। अब यहां पर नेक्स्ट वाले में क्या है कि दोनों वस्तुओं के x और y दोनों वस्तुओं के लिए उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। अब दोनों में समान मात्रा में अगर वृद्धि की जा रही है तो x यहां पहले था, यहां पहले था, अब दोनों में कैसी हो गई, वृद्धि हो गई, तो x y दोनों बढ़ गए। अब यहां बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवसर लागत किसे कहते हैं। देखो अवसर लागत का आशय उस लागत से होता है जब हम एक वस्तु की या साधन की अधिक इकाइयां प्राप्त करना चाहते हैं, तो दूसरे वस्तु या साधन की जितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, तो त्याग की गई इकाइयों की लागत को ही उस वस्तु की अवसर लागत कहा जाता है। तो जब हम एक वस्तु को, जैसे मान लो एक को बैंक में 40,000 रुपए की नौकरी मिल रही है और दूसरे को एक प्राइवेट सेक्टर में 50,000 की नौकरी मिल रही है, तो अब उसमें कौन से सेक्टर में वो जाना चाहता, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में?
तो दूसरी बात यह है कि अब वो अगर इसको त्याग कर प्राप्त करना चाहता है, दोनों में सुविधाएं समान है, इसमें भी SIPF फंड सब कुछ मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अब वो अगर गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर कर रहा है तो इस प्राइवेट की नौकरी को त्याग करके गवर्नमेंट हासिल करेगा। तो एक वक्त की जितनी इकाइयां हम त्याग करते हैं दूसरी को प्राप्त करने के लिए, तो आज अगर आप मेहनत कर लेंगे कल की प्राप्त करने के लिए, तो आपको कल का अवसर लागत पता चल जाएगी। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। किसी साधन की अवसर लागत से आशय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से होता है। कैसे होता है? जो किसी दूसरी वस्तु को हम प्राप्त कर रहे हैं, उस वस्तु की जो लागत है उसको प्राप्त करने के बदले त्याग की गई इकाइयों की लागत। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।